हाय गाइस, वेलकम टू ह्यूमैनोलॉजी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पुराना चैप्टर विच वाज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन एंड आवर टॉपिक इज अनटचेबिलिटी. सो लेट्स सी. Okay, let's look at the introduction, which says that untouchability is the harshest and most brutal part of the caste system. अगर caste system की सबसे बुरी कोई चीज़ हो सकती थी जो उसने आउटपुट की तरह दी थी, तो दैट वाज अनटचेबिलिटी, जिसे हम अस्पर्शता या फिर छुआछूत बोलते हैं. Secondly, it imposes strict social punishments on caste placed at the very bottom of the purity or pollution scale. अब ये जो हमने इमेजिनरी हायरार्की बना रखी है ना कास्ट सिस्टम में, इसमें जो सबसे नीचे आता है उसको बहुत ज़्यादा बुरी सोशल पनिशमेंट्स मिलती थी. उन्हें कॉमन वेल्स से पानी नहीं निकालने दिया जाता था. उन्हें बोला जाता था जब तुम रोड पे निकल रहे हो तो ताली बजा के निकलो, ताकि कोई अपर कास्ट का इंसान तुम्हें देखकर अपने आप को इम्प्योर ना कर ले. तो इन्हें इस तरीके से एक्सक्लूड किया जाता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनकी बेइज्जती करी जाती थी. नाउ लेट्स लुक एट व्हाई अनटचेबल्स वर एक्सक्लूडेड. इन्हें कंसिडर किया जाता था इम्प्योर, दैट इवन देयर टच वॉज बिलीव टू पोल्यूट अदर्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई अनटचेबल या इम्प्योर मानता है तो मैं उस इंसान को छू भी लूँ तो वो पल्यूट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा. People feared severe punishment and perform purification rituals if touched. अगर लोअर कास्ट का इंसान अपर कास्ट के इंसान को टच कर लेता था तो उसको पनिशमेंट फेस करनी पड़ती थी. और जो अपर कास्ट इंसान था वो प्योरिफिकेशन करता था रिचुअल में, अपने ऊपर गौमूत्र डालता था, गंगा जल डालता था खुद को प्योरीफाई करने के लिए. बहुत सारे रीजन्स में, स्पेशली इन द साउथ, इवन एन अनटचेबल्स प्रेजेंस और शैडो वाज सीन एज पोल्यूशन या फिर डिस्टेंस पोल्यूशन. माना जाता था एक अनटचेबल इंसान की शैडो भी अगर आपको लग जाए तो आप पोल्यूट हो जाते हो, जिस चीज़ को डिस्टेंस पोल्यूशन बोला जाता था. नाउ अनटचेबिलिटी वॉज मोर देन फिजिकल अवॉइडेंस. ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को ना छूने पे कहानी खत्म होती है, नहीं. ये स्ट्रॉन्ग सोशल सैंक्शंस या फिर पनिशमेंट्स या रूल्स के साथ आया करता था. इन्हें 3 डायमेंशंस में बांटा जाता है. फर्स्ट इज एक्सक्लूजन, सेकेंड इज ह्यूमिलिएशन, सबऑर्डिनेशन एंड थर्ड इज एक्सप्लॉयटेशन. बात करते हैं एक्सक्लूजन की. कंप्लीट एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ. ऐसे कम्युनिटी को पब्लिक लाइफ से पूरी तरीके से एक्सक्लूड या फिर निकाल दिया जाता था. इन्हें कॉमन चीज़ें जो हम सब इंजॉय करते हैं, जैसे स्कूल जाना, मंदिर जाना, बाहर रोड पे मस्ती करना, ये सब नहीं करने दिया जाता था. इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता था. फर्दर वी हैव ह्यूमिलिएशन एंड फोर्स्ड सबऑर्डिनेशन. जो अपर कास्ट लोग थे ना, वो जानबूझ के इन्हें अपने सामने झुकाया करते थे, इन्हें शर्मिंदा करा करते थे. एंड थर्ड इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. इनसे फ्री में काम करा लिया जाता था और इन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, मिसट्रीट किया जाता था या इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जाता था. अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये यूनिक है दलित्स को. अदर लोअर कास्ट ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन. अब लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करती ही थी, लेकिन इट वॉज द दलित्स जिनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा एक्सट्रीम और यूनिक था व्हेन इट केम टू एक्सक्लूजन कि वो सरपास ही कर देता था. आई मीन इट वॉज टू मच. बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन फेस करते थे ये लोग. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल्स. बीइंग बार्ड फ्रॉम ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज. वही उन्हें कुएं से पानी नहीं निकालना दिया जाता था. बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिलीजियस वर्शिप्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड कम्युनिटी फेस्टिवल्स. अब जैसे दिवाली सब एक साथ मनाते हैं, होली सब एक साथ मनाते हैं, तो इन लोगों को उस चीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता था. इन्हें एक्सक्लूड कर देते थे. इनका प्रेजेंस अशुभ माना जाता था. इट वॉज दैट बैड. Now, as discussed earlier, economic exploitation हुआ करता था. Untouchability has always been linked with economic abuse like forced unpaid labor. इन्हें बिना पैसे दिए इनकी से मजदूरी कराई जाती थी और इनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था अपर कास्ट के द्वारा. इनकी प्रॉपर्टी रख ली जाती थी, हथिया ली जाती थी. Let's look at names and meanings. अब over centuries many derogatory names were used for these groups. इन ग्रुप्स के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल या फिर गलत वर्ड्स या नेम्स जो थे यूज करे जाते थे. These names all carried insulting and demeaning meanings. इन लोगों को इंसल्ट किया जाता था और इन्हें इन वर्ड्स को आज भी अब्यूजिव टर्म्स या गाली की तरह यूज किया जाता है. पर आज ड्यू टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस. अगर कोई ऐसे शब्द यूज करता है तो उसे जेल हो सकती है, प्रिवेंशन ऑफ कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर.
अब हमने ये तो डेरोगेटरी और गलत शब्दों के बारे में पढ़ा, अब समाज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए नए टर्म्स भी आते हैं। जैसे गांधी जी हरिजन शब्द को पॉपुलराइज करते हैं 1930s में, ताकि जो सोसाइटी में स्टिग्मा है कास्ट को लेके वो थोड़ा सा खत्म हो, और हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे और चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बट दलित लीडर्स एक दूसरा टर्म पसंद करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दलित्स। इसका मतलब होता है डाउन ट्रोडन्स और ऑप्रेस्ड, मतलब कि ऐसे लोग जिन्हें सोसाइटी ने शोषित किया या फिर जानबूझकर नीचे गिराया, ह्यूमिलिएट किया। अब ऑल्दो अंबेडकर जी जो थे वो दलित शब्द को इतना ऑफन यूज नहीं करते थे, ये वर्ड बहुत स्ट्रांगली अलाइन करता है उनके आइडियाज और मूवमेंट्स को। जो दलित पैंथर्स हैं 1970s के वेस्टर्न इंडिया में, वो यूज करते हैं दलित टर्म को अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने के लिए और अपनी राइट्स और डिग्निटी के लिए फाइट करने के लिए। नाउ लेट्स लुक एट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को कॉम्बैट करने के लिए हमने बहुत सारे अर्ली एफर्ट्स लिए हैं। लेट्स लुक एट देम। फर्स्टली, इंडिया हैज हैड अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर SCs एंड STs इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले भी हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रहे हैं। शेड्यूल्स लिस्टिंग दीज कास्ट एंड ट्राइब्स वर क्रिएटेड इन 1935 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज दीज ग्रुप्स फेस्ड मैसिव डिस्क्रिमिनेशन। अब चूंकि SCs और STs बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1935 में शेड्यूल्स बनाती है जो लिस्ट करते हैं अलग अलग कास्ट और ट्राइब को। That was the early efforts. अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है। These programs continued and many new ones were added. अब ये प्रोग्राम्स तो कंटिन्यू होते ही हैं और नई नई चीज़ें ऐड कर दी जाती है SC/STs के अपलिफ्टमेंट के लिए। अब इसमें एक मेजर एडिशन था एक्सटेंड करना स्पेशल प्रोग्राम्स को टू अदर बैकवर्ड क्लासेस और OBCs फ्रॉम द अर्ली 1990s। अब पहले क्या होता था कि जो प्रोग्राम्स और बेनिफिट्स थे वो लिमिटेड थे SCs और STs को, बट 1990s के बाद ये वाले प्रोग्राम्स जो थे वो एक्सटेंड होने लगे नॉन क्रीमी लेयर ऑफ OBCs या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी। ओके, नाउ लेट्स लुक एट की इनिशिएटिव्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। SC/ST अपलिफ्टमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे? तो फर्स्टली वी हैव रिजर्वेशन या फिर आरक्षण, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव माना जाता है, जो कि एम कर रहा था कॉम्पनसेट करने के लिए पास्ट और प्रेजेंट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के बेसिस पे जो भेदभाव आज होता है और सालों से होता आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करने की एफर्ट था, कोशिश थी रिजर्वेशन की। अब रिजर्वेशन में इंक्लूड होता है स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर्स, स्टेट असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा। अब राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, हमारी स्टेट असेंबलीज हो गई। यहाँ पे जितनी भी सीट्स होती है उसमें से सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड होता है SC और STs के लिए, ताकि वो अपने कंसर्न्स रेज कर पाए और देश जो है उन्हें नेग्लेक्ट ना करे। सेकेंडली, गवर्नमेंट जॉब्स अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब चूंकि इन लोगों के पास हमेशा से इकोनॉमिक डिसएडवांटेज रहा है, एजुकेशनल डिसएडवांटेज रहा है, जो शायद जनरल लोग एंजॉय करते होंगे, SC/ST के अपलिफ्टमेंट के लिए और समाज में एक इक्विटी लाने के लिए जो जॉब सेक्टर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर भी सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वो रिजर्व्ड होती है SCs और STs के लिए। फर्दर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कोटा होता है, सोली ताकि इन्हें एक चांस मिल पाए अपने आप को प्रूव करने का, एक बेटर लाइफ की तरफ स्ट्राइव करने का। फॉर SCs और STs रिजर्वेशन परसेंटेज मैच देयर पॉपुलेशन शेयर। SC/STs जो है उनका जो भी पॉपुलेशन होता है उसके बेसिस पे रिजर्वेशन का परसेंटेज उन्हें मिलता है, और OBCs का जो प्रपोर्शन होता है उसको अलग तरीके से डिसाइड करा जाता है। इट्स मोस्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एज फार एज आई नो, बट या देयर आर अदर फैक्टर्स इन इट जिसके बेसिस पे इसे कैलकुलेट करते हैं। Secondly, we have laws against caste discrimination. Many laws have been passed to end and punish caste discrimination, especially untouchability. अगर कोई इंसान कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या फिर भेदभाव कर रहा है तो उसे पनिश करने के लिए बहुत सारे लॉज पास करे गए थे। लेट्स लुक एट द इम्पॉर्टेंट वंस। फर्स्ट इज कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850। ये प्रिवेंट करता है सिविल राइट्स ऑफ का लॉस ड्यू टू
चेंज ऑफ कास्ट और रिलीजन, अगर कोई इंसान कास्ट या रिलीजन चेंज कर लेता था तो उसकी सिविल राइट्स जो हैं, जैसे कि अगेन लाइक आई सेड, बाहर जाना, एंजॉय करना, जो भी फ्रीडम है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, वो ले ली जाती थी। ये चीज़ उसे प्रिवेंट करती थी। ये हेल्प करता है दलित्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में एंट्री दिलाने में। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देता है आर्टिकल 17 के साथ और इंट्रोड्यूस करता है रिजर्वेशंस को। थर्ड इज SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जो कि स्ट्रेंथन करता है पनिशमेंट फॉर वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशंस। अगर किसी को उसकी कास्ट और ट्राइब के बेसिस पर ह्यूमिलिएट किया गया है, शर्मिंदा किया गया है, या उसके अगेंस्ट वायलेंस इन्फ्लिक्ट किया गया है, उसे मारा गया है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलती है उस इंसान को जिसने ऐसा किया है। फोर्थ इज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में हुआ था और लॉ बन जाता है 2006 में, जो इंट्रोड्यूस करता है रिजर्वेशंस फॉर OBCs और अदर बैकवर्ड क्लासेस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। Now, despite all these policies, all these laws, सोशल चेंज जो है वो सिर्फ लॉज और पॉलिसीज या स्टेट के बेसिस पे नहीं आ सकता है। पीपल देमसेल्व्स मस्ट ऑर्गेनाइज एंड फाइट फॉर डिग्निटी एंड जस्टिस। लोगों को अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, समाज को एजुकेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज एन ऑनगोइंग फाइट। आज भी दलित मूवमेंट असर्शन की फाइट चल रही है। Now let's look at Dalit movements and assertions. From pre-independence reformers like Jyotiba Phule, Ayothi Das, Periyar and Dr. B.R. Ambedkar to आज के contemporary या present groups like Bahujan Samaj Party, Dalit Sangharsh Samiti from Karnataka, Dalit political assertion जो है उसमें major progress आया है आज के time में। लिटरेचर में भी दलित्स का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। Dalits have enriched literature in many Indian languages, especially मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी। उन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस पे बहुत रिच लिटरेचर प्रोड्यूस की है, जैसे मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी। Now that was all about Dalits. Let's look at other backward classes now. Okay, so now let's understand what are OBCs. Besides Dalits, many low status service and artisanal castes also face discriminations. तो Dalits जो थे वो हायरार्की में सबसे नीचे आते थे, right? But उनके ऊपर और अपर कास्ट के बीच में भी बहुत सारी छोटी छोटी कास्ट हुआ करती थी जो कि सर्विस का काम करती थी, या फिर फॉर एग्जांपल मिरर वर्क कर रही है या पॉटरी कर रही है, आर्टिसनल कास्ट या कला करने वाली कास्ट, ये लोग भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज दैट ग्रुप्स अदर देन SCs एंड STs मे ऑल्सो बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लगा कि हो सकता है कि ऐसे ग्रुप जो SC और ST को बिलोंग नहीं करते वो भी सामाजिक तरीके से और एजुकेशनल सेंस में बैकवर्ड या पिछड़े हो सकते हैं। तो इन ग्रुप्स को बोला गया अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर OBCs। अब अनलाइक SC STs ये लोग बहुत ही ज्यादा डाइवर्स हैं। OBCs are between forward caste top and the Dalits or bottom। अब हमने जो पढ़ा था कि सो कॉल्ड हायरार्की में टॉप पे प्योरेस्ट कास्ट आती है और नीचे पॉल्यूशन वाली कास्ट में दलित्स आते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रुप होता है दैट इज OBCs। अब क्योंकि इंडिया में एक बहुत यूनिक चीज है कि कोई भी रिलीजन में कास्ट एग्जिस्ट करती है, OBCs include people from many religions. I mean, it doesn't matter whether you are Hindu, Sikh, Muslim, Christian, उनमें एक ना एक some sort of caste exist करता है और इसके अंदर OBCs आते हैं। Therefore, OBCs are more diverse than Dalits और आदिवासीज। गवर्नमेंट ने फेयरली अर्ली स्टार्ट कर दिया था OBCs के अपलिफ्टमेंट के लिए एफर्ट्स बनाना। तो सबसे पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो काका कालेलकर जी के अंडर चालू होता है 1953 में, और ये कौन करता है? नेहरू जी की गवर्नमेंट करती है। From mid 1950s, OBC issues were handled mostly by the state governments। पर बात करें mid 1950s की, मतलब जो 55 का टाइम हुआ होगा, तो OBC issues उस टाइम ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स हैंडल करती थी। इस वजह से जो सदर्न स्टेट्स थी वहां पे स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट चले थे अर्ली 20th सेंचुरी से ही,
और वो बहुत ज्यादा जल्दी एक्ट करते कंपेयर टू नदर स्टेट्स। अब जैसे अपना जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स है उन पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन 1990s के आसपास होता है नॉर्थ में, लेकिन सदर्न का स्टेट्स ने ऑलरेडी काम कर लिया था बहुत ज्यादा बैकवर्ड कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए। नाउ लेट्स लुक एट नेशनल अटेंशन एंड मंडल। अब ओबीसी इश्यूज रिटर्न टू द नेशनल लेवल आफ्टर द इमरजेंसी या फिर लेट 1970s। इमरजेंसी 75 के आसपास हुई थी आई बिलीव, एंड लेट 1970s में ओबीसी इश्यूज जो है वो राइज हो जाते हैं। The second backward classes commission, called as Mandal Commission, was formed under Bindeshwari Prasad Mandal या फिर बीपी मंडल। In 1990 सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली इम्प्लीमेंट करती है मंडल कमीशन के रिपोर्ट को, ब्रिंगिंग ओबीसी रिजर्वेशंस इनटू नेशनल पॉलिसीज। अब इस चीज में भी बहुत सारे क्लैशेस हुए थे, वो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, नॉट रियली रेलेवेंट है। व्हाट इज रेलेवेंट इज 1990s में ओबीसी रिजर्वेशंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लाती है। Now there was a political rise. So basically, what happened was that since the 1990s, both OBCs and Dalit movements have grown, especially in North India. 1990s के बाद दोनों OBCs और दलित movements जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, especially in North India. Politicization allowed OBCs to turn their large population numbers into political influence. अब चूंकि इन लोगों को politics में involve करने लगे थे post reservations, इन्होंने अपनी जो लार्ज पॉपुलेशन है, देयर आर फेयरली अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ओबीसी के अंडर आते हैं, तो इन्होंने अपने लार्ज पॉपुलेशन नंबर्स को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर पावर या पार्टी के थ्रू वो करा, मतलब यूज करा अपने नंबर्स को ताकि ये लोग पावर में रहें। Earlier, this was not possible as shown by the ignored Kalelkar and delayed Mandal reports. पहले ये possible नहीं था, जो हम evidently देख रहे हैं कि कालेलकर कमीशन को इग्नोर कर दिया था और मंडल रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट 10 to 15 years बाद, और आई थिंक उसके भी बाद इम्प्लीमेंट हुई थी। Now let's look at internal inequalities. There are larger differences within OBCs. अब ओबीसी इज सच अ ब्रॉड टर्म ना, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जमीन वाले ठाकुर भी ओबीसी होते हैं, एंड समबडी हु इज लाइक रियली मीटिंग द एंड्स, मतलब उनके पास खाने की कमी है, वो लोग भी ओबीसी में ही आते हैं। सो ओबीसीज में देयर आर अपर ओबीसीज जो कि मोस्टली लैंड ओनिंग डोमिनेंट रूरल कास्ट होती है। गांव में जो लोग बहुत ज्यादा जमीन ओन करते हैं और डोमिनेंट रूरल कास्ट होती है, वो भी ओबीसीज में ही आते हैं। और लोअर ओबीसीज, वेरी पुअर एंड डिसएडवांटेज, जो लोग बहुत ही गरीब होते हैं और डिसएडवांटेज रहते हैं। ओबीसीज आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट एरियाज एक्सेप्ट लैंड होल्डिंग एंड पॉलिटिक्स। अगर बात करें जमीन की और राजनीति की, तो इन दो सेक्टर्स के अलावा ओबीसीज बहुत ज्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है सोसाइटी में, इनको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। और बात करें अर्बन ओबीसीज के स्टेटस की, तो वो एससी और एसटीज की जो लिविंग कंडीशंस होती है ना, उसके ज्यादा क्लोज रहते हैं कंपेयर टू अपर कास्ट, मतलब उनके एससी एसटीज जैसी ही हालत होती है अर्बन एरियाज में, और अपर कास्ट जैसी तो दूर तक नहीं रहती। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आदिवासी स्ट्रगल्स। ओके, सो हु आर आदिवासीज? बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एज ग्रुप्स फेसिंग पावर्टी, गरीबी, पावरलेसनेस एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कलंक या फिर लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट ग्रुप। ट्राइब्स आर कॉल्ड एज जना वर सीन एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। इनको फॉरेस्ट के लोगों की तरह देखा जाता है, जो हिल्स फॉरेस्ट रीजन्स में रहते हैं, विथ डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ। इनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ जो होती है वो हमसे काफ़ी अलग होती है। जैसे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं मानते, ये शेयर करते हैं अपने लैंड को, तो इनका सब थोड़ा सा अलग चलता है हमसे। Now let's look at tribe caste overlap. Adivasis have had long contact with Hindu society, causing blurred boundaries between tribe and caste. अब चूंकि इनका हिंदू सोसाइटी से बहुत ही ज्यादा लंबा कांटेक्ट रहा है, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि ट्राइब और कास्ट के बीच की जो बाउंड्रीज है ना, वो ब्लर हो जाती है, पर ये काफी डिस्टिंक्ट है हमसे। Now let's understand migration and settlement issues. अब आदिवासीज जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो उनके अलावा ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोग रहते हो सकता है एक रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जहाँ 100% ट्राइबल लोग ही रहे। तो मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि नॉन ट्राइबल लोग
ऐसे लोग जो ट्राइब को बिलोंग नहीं करते वो ट्राइबल रीजन्स में एंटर करते हैं, स्पेशली इन सेंट्रल इंडिया, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो जाता है वहां। आदिवासीज माइग्रेटेड टू प्लांटेशंस, माइंस, फैक्ट्रीज फॉर वर्क। अब क्योंकि काम नहीं था तो वो माइग्रेट कर जाते प्लांटेशंस, माइंस, फैक्ट्रीज, काम के लिए। अब वर्स इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, अगर बात करें ट्राइबल कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज की, तो आदिवासीज की कंडीशंस जो है वो ज्यादा खराब है कंपेयर टू नॉन ट्राइबल्स, जबकि एरिया तो आदिवासीज का ही था। देयर पॉवर्टी इज लिंक्ड टू colonial ब्रिटिश रिसोर्स एक्सट्रैक्शन which was continued आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर बात करें ये गरीबी आती कहाँ से, तो इसे लिंक किया जाता है कॉलोनियल ब्रिटिश रिसोर्स एक्सट्रैक्शन से, क्योंकि जो आदिवासी एरियाज थे वो जोग्राफिकली काफी रिच थे, वहां पे माइंस अच्छी थी, रिसोर्सेज अच्छे थे, तो इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत एक्सप्लॉइट करती है इन एरियाज को, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये चीज कहीं ना कहीं बंद नहीं होती है। Okay, loss of forest rights. From the late 19th century, the colonial state reserved forest, removing Adivasis' right to gather forest produce and practice shifting cultivation. Late 19th century में colonial state जो है वो forest का use जो है बस government को दे देती है, और remove कर देती है आदिवासी की rights to gather forest produce और प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेसिकली वो पहले जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे अपना जीवन जीने के लिए, वो उनसे छीन लिया जाता है। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को? क्योंकि उन्हें टिम्बर चाहिए था, टिम्बर को वो सेल करके इकोनॉमिक फायदा लेना चाहते थे, और इसे वो जस्टिफाई ये करके कहते थे कि आदिवासी जो है वो लैंड को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं करते और हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से आदिवासी का लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गरीब और इनसिक्योर हो जाते हैं। अब चूंकि उनके पास फॉरेस्ट का एक्सेस नहीं बचा है, आदिवासीज हैड नो ऑप्शन बट टू यूज फॉरेस्ट इलीगली एंड ट्रीटेड एज एनक्रोचर्स और थीव्स। मतलब कि उनको चोर की तरह फॉरेस्ट को यूज करना पड़ता था, और उन्हें चोरों जैसा ही ट्रीट करा जाता था, या माइग्रेट करना पड़ता था वेज लेबर के लिए, और वही फिर फैक्ट्रीज में काम करो, माइनिंग में काम करो, वही बुरी हालत जो थी। लेट्स लुक एट टू मेजर इश्यूज फॉर आदिवासीज। ये अब बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। सबसे पहले तो गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट, कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आदिवासी रिसोर्सेज। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस भी गवर्नमेंट जो है अपनी फॉरेस्ट मोनोपोली छोड़ती नहीं है, और इस वजह से आदिवासी रिसोर्सेज का शोषण जो है वो चलता रहता है। अब यू माइट नो अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज, जो हमने पहले भी पढ़ी है, कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी हमें चाहिए थी बहुत सारी पावर मिनरल्स, जो कि ये वापस लोकेटेड था जोग्राफिकली आदिवासी एरियाज में, रिसोर्स रिच एरियाज हुआ करते थे आदिवासी एरियाज। तो इनकी जमीन को एक्वायर कर लिया जाता है डैम्स बनाने के लिए और माइंस के लिए, और डिस्प्लेस कर देते हैं मिलियंस को विथ लिटिल टू नो कॉम्पनसेशन। इन्हें कोई पैसा नहीं देते, मुआवजा नहीं देते, और उनका लैंड उनसे ले लिया जाता है। अब हम धीरे धीरे प्रेजेंट में आ रहे हैं। हमने कॉलोनियल स्टेट का समझा, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो माइनिंग के लिए लैंड लिया गया था वो देखा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर ज्यादातर बात करें आदिवासी लैंड्स की, तो उन सबका एक शेयर्ड कॉमन एक्सपीरियंस रहा है, जो कि स्टार्ट होता है लॉस ऑफ फॉरेस्ट से। उनके ही लैंड से उन्हें एलियनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट होता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, और एक्सप्लॉयटेशन होता है आउटसाइडर्स या दीकूस से और स्टेट से। स्टेट और आउटसाइडर्स, बाहर से आने वाले लोग, उनका शोषण करते हैं। चार चीजें हैं, लॉस ऑफ फॉरेस्ट है, उनके लैंड से उन्हें एलियनेट कर दिया जाता है, रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट है डेवलपमेंट के नाम पर, और शोषण है बाहर के लोगों से और स्टेट से। लेट्स लुक एट आदिवासी मूवमेंट्स। अब इस मार्जिनलाइजेशन के बावजूद बहुत सारे आदिवासी ग्रुप्स ने फाइट बैक किया है अगेंस्ट दीकूज और आउटसाइडर्स और स्टेट के। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स इंक्लूड होती है स्टेटहुड फॉर झारखंड एंड स्टेटहुड फॉर छत्तीसगढ़। हाउएवर पूरी तरीके से इस स्टेटहुड का यूटिलाइजेशन जो है वो अभी देखने नहीं मिलता है, और जब तक वो नहीं होता आदिवासी ट्रूली एम्पावर नहीं हो सकते। नाउ लेट्स लुक एट फेमिनिस्ट विजनरीज। लेट्स लुक एट की रिफॉर्मर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन रॉय। हिज अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म सोसाइटी, रिलीजन एंड स्टेटस ऑफ women आर कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 19th century सोशल रिफॉर्म। अगर 19th century सोशल रिफॉर्म की बात करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स टू रिफॉर्म सोसाइटी, रिलीजन और औरतों का स्टेटस इन सोसाइटी। Fought against sati even before founding of the Brahmo Samaj in 1828. तो
ब्रह्मो समाज जो है वो 1828 में स्टार्ट होता है, पर उसके पहले भी राजा राममोहन रॉय जो है वो सती के खिलाफ बहुत बार बोल चुके हैं। वो अपोज करते हैं सती को यूजिंग ह्यूमैनिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, इंसान की जो ह्यूमन राइट्स होती हैं उससे, नेचुरल राइट्स आइडियाज और हिंदू शास्त्रास, उनके आइडियाज मिक्स करते हैं वेस्टर्न रैशनैलिटी को और इंडियन ट्रेडिशन को, मतलब वो मिक्स करते हैं हमारे कल्चर को भी और वेस्टर्न रैशनैलिटी को भी। नेक्स्ट वी हैव एमजी रानडे जो कि स्पीक अगेंस्ट द अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ अपर कास्ट हिंदू विडोज। जो अपर कास्ट हिंदू विधवा हुआ करती थी उनके साथ जो भेदभाव हुआ करता था उसके खिलाफ बोला करते थे। वो इन्फ्लुएंस थे बाय स्कॉलर्स लाइक बिशप जोसेफ बटलर। और ये लिखते हैं द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉज ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज, गिविंग शास्त्रिक सपोर्ट फॉर विडो रीमैरिज। मतलब वो हिंदू शास्त्र को यूज करते थे हिंदू रीमैरिज को सपोर्ट करने की बातें बताने के लिए। Next, we have a very well-known figure, ज्योतिबा फूले, from a socially excluded caste। वो खुद एक excluded caste को belong करते थे, इसलिए वो attack करते थे caste और gender discrimination दोनों को। और वो find करते हैं सत्यशोधक समाज को, जो कि मतलब truth seekers, सत्य ढूंढने वाले लोग, सत्य शोधक समाज वो फाउंड करते हैं। फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड अनटचेबल्स। ये दो ग्रुप्स पे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, दैट इज वुमेन एंड अनटचेबल्स। फाइनली वी हैव सर सैयद अहमद खान जो कि वर्क करते हैं मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए यूजिंग बोथ वेस्टर्न आइडियाज एंड रिलीजियस टेक्स्ट। ये भी रिलीजियस टेक्स्ट को भी रेफर करते हैं और वेस्टर्न आइडियाज को भी। ये सपोर्ट करते हैं विमेन्स एजुकेशन पर उनके घर के अंदर में से, और प्रपोज करते हैं एक ऐसा करिकुलम जो फोकस करता है रिलीजियस टीचिंग्स, हाउस कीपिंग, हैंडीक्राफ्ट्स और चाइल्ड केयर पे फॉर विमेन। सो अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला सिचुएशन है यहाँ। नाउ देयर वर आल्सो फेमिनिस्ट विजनरीज। नाउ विमेन रिफॉर्मर्स वर ऑल्सो की कॉन्ट्रीब्यूटर्स। ये बहुत रॉन्गली अज्यूम किया जाता है कि विमेन राइट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल रिफॉर्मर्स या फिर वेस्ट की वजह से आते हैं। ये टू इम्पोर्टेंट बुक्स प्रूव करती है कि इंडियन विमेन देमसेल्व्स चैलेंज पेट्रियार्की। बहुत सारी विमेन रही है हिस्टोरिकली जो पेट्रियार्की चैलेंज करती है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, ऐसे देखे तो अक्का महादेवी ने करा था, मीराबाई ने करा था, तो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। सावित्री बाई फूले थी, रमाबाई थी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू स्पेसिफिक पीपल। फर्स्ट बुक इज स्त्री पुरुष तुलना फ्रॉम 1882 एंड सेकंड इज सुल्ताना's ड्रीम फ्रॉम 1905। बात करते हैं स्त्री पुरुष तुलना की 1882 की, जो लिखी गई थी ताराबाई शिंदे द्वारा। ये राइट करती है ताराबाई शिंदे जो कि एक मराठी हाउसवाइफ रहती है और प्रोटेस्ट करती है डबल स्टैंडर्ड्स इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पे। वो एक का केस से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है जहां पर एक यंग ब्राह्मण विडो वाज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर किलिंग हर इलेजिटिमेट बेबी व्हाइल द मैन रिस्पॉन्सिबल फेस्ड नो पनिशमेंट। तो एक यंग ब्राह्मण विधवा रहती है जिसको डेथ के लिए सेंटेंस कर दिया जाता है क्योंकि वो अपनी नाजायज बच्चे को मार देती है, वाइल जो मैन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। तो ये बुक एक्सपोज करती है हिपोक्रेसी एंड अनफेयरनेस ऑफ सोसाइटीज ट्रीटमेंट टूवर्ड्स विमेन। औरतों के साथ जो नहीं ये नाइंसाफी कॉन्स्टेंटली देखने को मिलती है, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी, उसे कॉल आउट करती है ये बुक। Secondly, we have a very beautiful book, Sultana's Dream from 1905, which was written by Begum Rokeya Shakawat Hussain. Written by Begum Rokeya, a prominent Urdu and Bengali writer. ये एक बहुत ही ज़्यादा prominent उर्दू और बंगाली राइटर रह चुकी है। One of the earliest science fiction stories in India written by a woman. सबसे early science fiction story जो कि एक औरत ने लिखी हो, that was Sultana's Dream. This story describes a dream. वो एक dream describe करता है where gender roles are reversed. Oh God. Men stay inside the home and practice पर्दा। देख रहे हो, जो आदमी है वो घर में बैठे हैं और पर्दा या घूंघट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और विमेन जो है वो साइंटिस्ट है जो कि फ्लाइंग मशीन्स इन्वेंट कर रही है, क्लाउड कंट्रोलिंग डिवाइस बना रही है और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी को बना रही है। ये इमेजिन करता है एक ऐसा वर्ल्ड और ऐसी सोसाइटी जो कि विमेन लीड करती है। Now let's understand struggle for women's equality and rights.
Now, along with feminist writers, women's organization also emerged in India and all over the world. Globally और इंडिया में दोनों जगह feminist writers के अलावा women's organization भी emerge होना start हो गए थे, जो कि participate करते हैं national movement में और demand करते हैं women rights को. 1931 में कराची सेशन में एक लैंडमार्क डिक्लेरेशन होता है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट्स दैट प्रमोटेड विमेन्स इक्वालिटी. उन्होंने ऐसी फंडामेंटल राइट्स निकाली जो प्रमोट करती थी विमेन्स इक्वालिटी को. इसमें की पॉइंट्स थे: इक्वल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स. मतलब कि सबके लिए इक्वल लॉज रहेंगे रिगार्डलेस उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, क्रीड क्या है या सेक्स क्या है. नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अगर गवर्नमेंट किसी को एम्प्लॉय कर रही है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा पोजीशंस ऑफ पावर या फिर प्रोफेशंस. नौकरी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया जहाँ पे सबको राइट टू वोट था, जो भी 18 प्लस था. पहले इट वॉज आई थिंक 21, देन इट बिकेम 18. Women have the right to vote, represent and hold public office. Women represent भी कर सकती थी, वोट भी कर सकती थी और पब्लिक ऑफिस भी होल्ड कर सकती थी. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस ज्यादातर विमेन नेशन बिल्डिंग रोल ले लेती है और डेवलपमेंट पे ध्यान देने लगती है, तो विमेन कंसर्न्स फॉर द टाइम बीइंग थोड़े से साइडलाइन हो जाते हैं. पर 1970s में विमेन कंसर्न रीअपियर होते हैं स्ट्रांगली. अब अनलाइक द 19th सेंचुरी जो फोकस करता था सती, चाइल्ड मैरिज और विडो ट्रीटमेंट के ऊपर, 1970 फोकस करता है मॉडर्न इश्यूज पे, जैसे विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया, विमेन को मीडिया कैसे दर्शाती है, और जेंडर इनइक्वालिटी इन डेली लाइफ, रोजमर्रा के जीवन में जो जेंडर के बेसिस पे भेदभाव देखते हैं उस पर. नाउ लेट्स लुक एट लीगल रिफॉर्म्स इन द 1980s. अब ब्रिटिशर्स के टाइम बने हुए ऐसे बहुत सारे लॉज थे जो विमेन को अफेक्ट करते थे और उन्हें इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद चेंज ही नहीं किया गया था. तो इन आउटडेटेड पुराने लॉज को रिफॉर्म करना जो है वो एक मेजर डिमांड बनता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड न्यू चैलेंजेस इन द 21st सेंचुरी. अब न्यू फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनजस्टिस जो है वो अपीयर हो गए हैं. द मोस्ट सीरियस वंस बीइंग, पहले तो शार्प डिक्लाइन है चाइल्ड सेक्स रेशियो पे. इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चों में मेल्स जो है वो फीमेल से ज्यादा है या फीमेल्स कम है. और इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, बच्चों को, फीमेल को फीटस में ही मार दिया जा रहा है, या फिर वो बड़ी होती है तो उसको एज अ बेबी मार दिया जाता है. सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग सोशल बायस है गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट. ये चीज आई थिंक एज डेली बेसिस पे एज ऑल द गर्ल्स जो है वो फेस करती होगी कि सोशल बायस एक अलग रहता है कि ये तो लड़की है, ये नहीं कर सकती, एटसेट्रा. Let's do a quick revision. Women's organization joined the national movement and fought for women's rights. Women's organization national movement join करती है और women की rights और हक के लिए लड़ती है. 1931 के कराची सेशन को लैंडमार्क डिक्लेरेशन बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ लाता है. नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स और पब्लिक पोजीशंस. जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा जॉब्स और पब्लिक पोजीशंस पे. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, कोई भी वोट दे सकता है इंक्लूडिंग विमेन्स राइट टू वोट, रिप्रेजेंट और ऑफिस होल्ड करना. 1970s में फोकस शिफ्ट होता है मॉडर्न इश्यूज पे, जैसे मीडिया रिप्रेजेंटेशन और एवरीडे जेंडर इनइक्वालिटीज. 1980s में नीड टू रिफॉर्म आती है आउटडेटेड कोलोनियल लॉज की, और जो कि कंसर्न करते हैं विमेन को. और 21st सेंचुरी में अलग ही नए चैलेंजेस हैं, जैसे कि फॉलिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड स्ट्रॉन्ग बायस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट विमेन्स मूवमेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड. ओके, सो ऐसा माना जाता है कि डिसेबिलिटी सोशल है और सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है. People are not disabled only because of physical और mental impairment. लोग सिर्फ और सिर्फ disabled इसलिए नहीं है कि उन्हें physical और mental impairment हो रहा है. वो disabled इसलिए है क्योंकि society या समाज इस तरीके से बना है जो उनकी needs को consider नहीं करता. For example, stairs का ही ले लेते हैं. अगर किसी individual को leg में injury होती है और इस वजह से वो walk नहीं कर पाते, उनका leg amputate या काट दिया जाता है, तो वो सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे? तो ये क्या है? सोसाइटी उनकी नीड्स को केटर नहीं कर पा रही है, मीट नहीं कर पा रही है. थर्ड, पब्लिक परसेप्शन अबाउट डिसेबिलिटी जो है उसे क्वेश्चन करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज जस्ट नाउ अभी हमने समझा कि डिसेबिलिटी सोशल इशू भी है. नाउ लेट्स लुक एट कॉमन परसेप्शंस.
वर्ल्ड वाइड। फर्स्टली, लोगों को ऐसा लगता है कि डिसेबिलिटी प्योरली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सेकेंडली, सारी डिफिकल्टीज जो है उनकी लाइफ में वो उस इम्पेयरमेंट की वजह से आती है। थर्ड, एक डिसेबल्ड पर्सन जो है वो विक्टिम होता है। फोर्थ, डिसेबिलिटी अफेक्ट्स हाउ द पर्सन सीज देमसेल्व्स। एंड फिफ्थ, डिसेबल्ड पीपल ऑलवेज नीड हेल्प या पिटी, मतलब आपको उन्हें बेचारा समझना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। ओके, अब इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इस चीज को समझते हैं। टर्म्स लाइक डिसेबल्ड, हैंडीकैप, क्रिपल्ड, ब्लाइंड, डेफ आर यूज्ड एज इफ दे मीन द सेम। हमारे यहाँ इंटरचेंजेबली डिसेबल्ड, हैंडीकैप, क्रिपल्ड, ब्लाइंड, डेफ यूज किया जाता है। किसी को भी कुछ भी बुला दो एज इफ कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये बहुत गलत चीज है। सेकेंडली, डिसेबिलिटी इज ऑफन सीन एज अ पनिशमेंट फॉर द पास्ट कर्मा। माना जाता है कोई इंसान अगर पिछले जन्म में कोई गलत काम करता है तो एज अ पनिशमेंट उसको इस जन्म में डिसेबल बना के भगवान ने भेजा है, विच इज अगेन वेरी रॉन्ग। थर्ड इज डिसेबिलिटी इज व्यूड एज एन इंडिविजुअल्स फॉल्ट एंड नॉट अ सोशल प्रॉब्लम। माना जाता है कोई इंसान अगर डिसेबल्ड है तो वो उसकी खुद की गलती है और इसमें सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम नहीं है। Okay, let's understand changing ideas and languages. New terms like mentally challenged, visually impaired, physically impaired replace कर दिए हैं insulting words को, such as retarded, crippled, lame. पहले बहुत ज्यादा इंसल्टिंग स्लर्स यूज किए जाते थे जिन्हें आजकल थोड़े से अच्छे टर्म से स्विच किया गया है। ये शो करता है एक शिफ्ट। People are disabled because society disables them, not because they are biologically weak. अब ये कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस है कि लोग डिसेबल्ड इसलिए हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें डिसेबल बनाती है। ऐसा नहीं है कि वो बायोलॉजिकली वीक है, बस यही रीजन है। ओके, अब सोशियोलॉजी मानती है कि डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का कोरिलेशन है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, disability and poverty. Disability and poverty have a close two-way relationship. Disability और poverty का काफी गहरा रिश्ता है। पॉवर्टी से डिसेबिलिटी होती है, कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। कॉज्ड बाय malnutrition, weak mothers due to repeated childbirth. ज्यादातर लाइक जो लोग पॉवर्टी में लिव करते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते अच्छे से, सो माइल न्यूट्रिशन की वजह से डिसेबिलिटी होती है। मदर्स वीक होती है कांस्टेंट चाइल्ड बर्थ की वजह से। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं हुआ होता। फोर्थ इज एक्सीडेंट्स इन ओवरक्राउडेड होम्स। छोटे घरों में बहुत भीड़ होती है, इस वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो चाइल्ड के डिसेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब डिसेबिलिटी जो है वो भी लीड करती है पॉवर्टी के। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। फर्स्टली, इंक्रीज हो जाता है आइसोलेशन। जो इंडिविजुअल डिसेबल होता है उसको बहुत ज्यादा अकेला छोड़ दिया जाता है। सेकेंडली, फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है फैमिली को, क्योंकि डिसेबल्ड इंसान की नीड्स जो है उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल और थोड़ा खर्चा लगता है। थर्ड इज रिड्यूस कर देता है अर्निंग एबिलिटी, क्योंकि आज भी एक स्टिग्मा है कि डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को जॉब मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। पॉवर्टी एंड डिसेबिलिटी रीइंफोर्स ईच अदर। पॉवर्टी से डिसेबिलिटी होती है और डिसेबिलिटी से पॉवर्टी होती है, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते रहते हैं, स्ट्रेंथन करते रहते हैं। Let's look at awareness and education. Up disabled people's movements have created more awareness. Thanks to disabled people और उनके movements ज्यादा awareness आने लगी है सोसाइटी में। सबसे पहले earlier education completely ignored disability. Education में disability का mention ही नहीं हुआ करता था। schools में दो separate system चलते थे, एक disabled individuals के लिए होता था और दूसरा सबके लिए होता था, पर आज common spaces में है। Today, disability is more visible in educational discussions. आज discussions होते हैं, discourses होते हैं, ताकि disability को लेके सारे individuals educate हो पाए, aware हो पाए। Now there was a subheading of inequality and social categories. अब caste, tribe, gender, disability ये सब inequality और exclusion create करते हैं. Social sciences earlier focused on class, race and gender only. अब पुराने सोशल साइंस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लास, रेस और जेंडर पर फोकस करता था, लेकिन आज के टाइम पर नई नई कैटेगरीज जैसे कास्ट, ट्राइब और डिसेबिलिटीज को भी कंसिडर किया जाता है. बहुत सारी कैटेगरीज को आज भी इग्नोर करा जाता है, जैसे रिलीजन हो गया,
कास्ट प्लस रिलीजन हो गया, जेंडर प्लस रिलीजन हो गया, कास्ट प्लस रीजन हो गया. फॉर एग्जाम्पल सचार कमेटी रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करता है मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स. जिसे बात करें तो आज के टाइम पे इंटरसेक्शनैलिटी एक कॉन्सेप्ट था जो किम्बरले क्रैम्शॉ ने लाया था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, जो कि मानता है कि 2 से 3 चीज़ें एक साथ, सोशल कैटेगरीज एक साथ प्ले कर रही होती है व्हेनेवर कोई भी इंसान एक्सक्लूजन फेस कर रहा होता है. अब ये थोड़ी सी मतलब आई गेस यूजी की चीज़ें हैं, सो यू विल लर्न दैट लेटर ऑन. फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि पहले सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता था, आजकल कास्ट, ट्राइब और डिसेबिलिटी पर भी किया जाता है, और काफ़ी कैटेगरीज आज भी इग्नोर्ड है, जैसे कास्ट प्लस रिलीजन, जेंडर प्लस रिलीजन, कास्ट प्लस रीजन. और सचार कमेटी जो डिस्क्राइब करता था मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स या फिर यूनिक चैलेंजेस जो मुस्लिम्स फेस करते हैं. Okay, let's do a quick revision of what we have studied so far. सबसे पहले disability becomes disabling because society isn't built for them. Disability disabling तब बनती है क्योंकि society disabled individuals की needs को consider नहीं करती है. Secondly, public sees disability as biological victimhood and needing help. आज भी माना जाता है कि डिसेबिलिटी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है सिर्फ, और डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को विक्टिम्स की तरह देखा जाता है और माना जाता है उन्हें कॉन्स्टेंटली हेल्प या पिटी की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है. इन इंडिया इट इज़ लिंक्ड टू कर्म. पिछले जन्म में जो करोगे तो आपको इस जन्म में पनिशमेंट मिलेगी की तरह देखा जाता है. माना जाता है कि इंडिविजुअल की गलती है, वो डिसेबल्ड है. पावर्टी और डिसेबिलिटी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को ज़्यादा ख़राब करता है, मतलब one worsens the other. एजुकेशन इग्नोर्ड डिसेबिलिटी नाउ इज स्लोली इम्प्रूविंग. पहले एजुकेशन पूरी तरीके से डिसेबिलिटी को इग्नोर करता था, आज ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है क्योंकि डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स ने खुद मूवमेंट्स चलाए हैं अवेयरनेस के. इनइक्वालिटी जो है वो शेप की जाती है कास्ट, ट्राइब, जेंडर और रिलीजन से, जो पहले नहीं पढ़ा जाता था पर आज पढ़ा जा रहा है. नाउ लेट्स सी कंसर्न्स ऑफ एजुकेशन फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड. Okay, limited space for disabled children in education. In India, half of children aged between 5 and 14 are already out of school. अब लिमिटेड है बहुत ज़्यादा स्पेस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन एजुकेशन. उसका रीज़न ये है कि इंडिया में 5 to 14 की ईच के एज के जितने बच्चे हैं उसमें से 50% तो ऑलरेडी स्कूल में है ही नहीं. So this makes it even harder to include children with disabilities, especially if schools follow segregated schooling या separate schools for disabled children. अब ऐसे देश में जहाँ पर 50% बच्चे जो हैं वो स्कूल में ही नहीं है, वहाँ पे disabled children को include करना कितना complicated हो जाता है already, especially अगर schools follow करें segregated या अलग schooling का system which is like separate schools for disabled children. Now let's look at gaps between laws and realities. लॉज शायद हो सकता है प्रॉमिस कर दे एजुकेशन फॉर एवरी डिसेबल्ड चाइल्ड, बट रियल लाइफ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है. लाइक इवन इफ़ यू कम फ्रॉम अ स्कूल, जस्ट लुक अराउंड यू एंड नोटिस कि कितने इंडिविजुअल्स उसमें से डिसेबल्ड हैं. सो दैट इटसेल्फ इज़ द रियलिटी. सेकेंडली, लेजिस्लेशन अलोन कैनॉट इंश्योर मीनिंगफुल इंक्लूजन. सिर्फ और सिर्फ लॉज बनने से कुछ नहीं होता है. अगर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में इंक्लूड करना है तो चेंज हमसे आना चाहिए, चेंज सोसाइटी से आना चाहिए. अब इसमें रूरल पेरेंट्स का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है. फर्स्टली, रूरल पेरेंट्स ऑफन डू नॉट सी स्कूल एज यूजफुल फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड. रूरल पेरेंट्स का मानना है कि उनके डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए स्कूल बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. इंस्टेड वो प्रेफर करते हैं बेटर एक्सेस टू वाटर. पानी को एक्सेस जो है वो दे दो एजुकेशन से अच्छा, इम्प्रूव कर दो एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ को, खेती किसानी आसान कर दो. दे आर सीन एज मोर प्रैक्टिकल फॉर डेली सर्वाइवल. अब उन लोगों का मानना है कि स्कूल्स जो है वो जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्रॉमिस नहीं करते हैं, तो इससे अच्छा तो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हो जाए फॉर डेली सर्वाइवल इंस्टेड ऑफ स्कूल्स. Let's look at urban slums parents' perspective. In urban slums, parents want education that leads to work opportunities. Again, parents चाहते हैं ऐसा education मिले जिससे work opportunities हो. जैसे कोडिंग सिखा दी बच्चे को तो कुछ नहीं तो IT की नौकरी तो कर पाएगा. They expect education to improve child's quality of life. वो चाहते हैं उनका बच्चा उनसे बेहतर लाइफ लीड करे, और वो कैसे पॉसिबल है? एम्प्लॉयमेंट से पॉसिबल है. तो वो चाहते हैं ऐसे स्कूल्स हो जो स्किल्स प्रोवाइड करे फॉर एम्प्लॉयमेंट rather than proper typical education.
Okay, now let's look at the core message, which was disability education must be realistic, practical and inclusive. Disabled individuals को ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो और इंक्लूसिव हो, मतलब उन्हें इंक्लूड करे सोसाइटी में. फैमिलीज वेदर रूरल और अर्बन वांट एजुकेशन दैट एक्चुअली इम्प्रूव्स देयर चाइल्ड्स डेली लाइफ एंड नॉट जस्ट लीगल प्रोमिसेस. उन्हें झूठे लीगल वादे नहीं चाहिए, उन्हें ऐसा एजुकेशन चाहिए जो एक्चुअली उनके बच्चों की लाइफ को बेटर करे. So that was the end of the chapter. I feel you're now ready to get your 10 marks. So yeah, best of luck. Thank you.